नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए मैथ का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो कि आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों इस वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं वो आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है वो प्रश्न आपको हम अच्छी तरीके से समझाऊंगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा दोस्तों जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। बस वीडियो को आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। चलिए हम अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न देखिए, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा बराबर भाट। देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा बराबर भाट, ठीक है। तो देखिए आप इसको इस तरह बनाइए दोस्त, यहाँ से आप लिख लीजिए पहले साइन थीटा और इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है 1/2। तो दोस्तों साइन कितना डिग्री का 1/2 मान होता है, तो हम इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री का जो हमारा मान होता है कितना होता है 1/2 होता है। तो 1/2 के जगह पर दोस्तों हम साइन 30 डिग्री इस तरह से लिख लिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से क्या करिएगा कि साइन से साइन दोनों कैंसिल हो जाएगा और थीटा बराबर यहाँ से निकालिएगा दोस्तों, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, यानी कि हमारा 30 डिग्री दोस्तों इसका आंसर हमारा आ गया। क्योंकि आपसे पूछा गया था कि थीटा बराबर भाट, तो थीटा बराबर हम कितना निकाल लिए 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यदि a + b = 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप इसको इस तरह से बनाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है a + b = 90 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a बराबर यहाँ से आप निकाल सकते हैं यहाँ 90 डिग्री और यहाँ पर माइनस में हम b लिख सकते हैं इस तरह से। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर जो था बी क्या प्लस में था, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ए बराबर हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे 90 - b, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि cos a बराबर होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए आप इसको आप इस तरह से कीजिए, यहाँ पे cos था, cos को इसी तरह से लिख लेते हैं और a की जगह पर हम कितना निकाल कर लाएँ 90 - b निकाल कर लाएँ। तो यहाँ से हम 90 - b लिख सकते हैं a की जगह पे, तो यहाँ से हम 90 डिग्री माइनस b लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए cos 90 - b बराबर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर साइन b हो जाएगा हमारा। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप जानते हो cos 90 - थीटा बराबर दोस्तों साइन थीटा होता है और थीटा की जगह पर b लिखा हुआ है, तो केवल यहाँ b हो जाएगा बस। तो हमारा यहाँ पर cos 90 - b बराबर दोस्तों क्या आ गया साइन b, जो कि ऑप्शन में सी में दिया हुआ है। साइन b हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से कुछ नहीं किए दोस्तों, यहाँ से आप a बराबर हम निकाल लिए 90 - b और a की जगह पर दोस्तों यहाँ पर cos a की जगह पर हम यहाँ पे पुट कर दिए कितना 90 - b, ठीक है। और दोस्तों cos 90 - थीटा बराबर साइन थीटा होता है और थीटा की जगह पर b था, तो यहाँ पर केवल हम b लिख दिए, ठीक है। तो ऑप्शन में सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साइन b, ठीक। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यदि वर्ग का विकर्ण 16 × √2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई होगी। तो देखिए पहला में यहाँ से आपसे पूछा है कि यदि वर्ग की विकर्ण दोस्तों 16 × √2 का सेंटीमीटर दिया हुआ, इतना आपका दिया हुआ है दोस्तों, ये वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए वर्ग का विकर्ण का जो हमारा फार्मूला होता है क्या होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि √2 और इंटू में दोस्तों भुजा होता है, ठीक है। ये हमारा वर्ग का जो होता है विकर्ण बराबर फार्मूला होता है, ठीक है। और हमको वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया 16 × √2, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसके बराबर हम इस तरह से लिख लेंगे क्योंकि दोस्तों हमारा वर्ग का विकर्ण बराबर जो फार्मूला होता है √2 इंटू भुजा होता है और हमारा वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है यहाँ से कि 16 इंटू में √2 सेंटीमीटर, तो बराबर भी हम इस तरह से लिख लिए। और देखिए √2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको भुजा बराबर निकालना था, पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में कि वर्ग की भुजा की लंबाई होगी, तो भुजा बराबर यहाँ से निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा अब 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। चौथा नंबर
एक सिक्का को उछलाने पर पट आने की प्रायिकता होगी। दोस्तों ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है कि एक सिक्का को उछलाने पर पट आने की प्रायिकता होगी। तो देखिए दोस्तों एक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर दोस्तों इसको आप याद रखिएगा कि एन ई, ठीक है, एन ई अब बटा में एन एस होता है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। पी ई बराबर दोस्तों एन ई बटा में एन एस होता है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि एक सिक्का को उछलाने पर पट आने की प्रायिकता होगी। तो देखिए यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अब हम निकालते हैं, पूछा गया है जो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा एन एस कितना हो जाएगा, आपसे कहा है क्वेश्चन में कि एक सिक्का को उछलाने पर। तो दोस्तों एक सिक्का को उछलाने पर या तो चीत आएगा या तो पट आएगा। तो हमारा एन एस यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक सिक्का को उछलाएगा तो या तो चीत आएगा या तो पट आएगा। तो एन एस हमारा कितना हो जाएगा, तो एन एस 2 हो गया। अब देखिए कहा है कि एक सिक्का को उछलाने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी, पट यानी कि दोस्तों एन ई हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारा जो पी ई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होगा वो कितना हमारा निकल गया, 1/2 निकल गया, ठीक है। कि एक सिक्का को उछलाने पर पट आने की जो प्रायिकता होगी कितना होगी, 1/2 होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि यदि 2 sin थीटा बराबर 1 तो यहाँ लिखा है 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों आपका एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए सारा प्रश्न जो दोस्तों इस वीडियो में हम सिलेक्ट किए हैं वो आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं इस तरह से साइन थीटा लिख लेते हैं। और देखिए 2 यहाँ क्या में है दोस्तों, इंटू में है, तो बराबर की उस साइड में जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भागम हो जाएगा। इस साइड में गुना में था तो बराबर के उस साइड में जाकर क्या में हो गया, भागम हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, साइन थीटा यहाँ पर लिख लेते हैं इसी तरह से। और 1/2 की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, तो साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। अभी ऊपर में दोस्तों फर्स्ट नंबर प्रश्न में आपको ये हम बताएं, साइन 30 डिग्री यहाँ से लिख लिए। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको थीटा बराबर कितना निकल गया, थीटा बराबर 30 डिग्री निकल गया। यहाँ तक तो समझ गए। अब देखिए यहाँ से आगे यहाँ से देखिए अब क्या करना है कि यहाँ आपको पूछा है कि 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम 3 इसी तरह से लिख लेते हैं। और देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो दोस्तों ये थीटा की जगह पर हम कितना हम निकाल के लाएँ, 30 डिग्री। तो यहाँ थीटा की जगह पर हम 30 डिग्री पुट करेंगे तो हम इसको आप इस तरह यहाँ से इंटू लिखा हुआ है और यहाँ से लिख लेंगे कॉट स्क्वायर और थीटा कितना डिग्री हम निकाल कर लाएँ, 30 डिग्री। तो यहाँ 30 डिग्री रख देंगे और प्लस में यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लिख लेंगे 3, इसको आप इंटू लिख लीजिए। और देखिए कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का आपको मान यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो √3 होता है, ठीक है। इसको स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है। अब प्लस में 3 आप इसी तरह से लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3 लिखिएगा और दोस्तों यहाँ से स्क्वायर और √ दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा। अब प्लस में यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 3। अब पहले यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, गुना कर लेंगे। तो 3 3 के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर 3 लिख लेंगे। अब यहाँ से जोड़िएगा दोस्तों, 9 3 तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 6ठा नंबर। इसमें आपसे पूछा है कि प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य होगा। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम के लिए पूछा है कि प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो देखिए माध्य पूछा है दोस्तों, यानी कि औसत, और औसत बराबर फार्मूला क्या होता है इसको पहले आप समझे, ठीक है। औसत बराबर जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों ये क्या होता है इसको आप समझे, होता है कुल पदों का योग, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा कि कुल पदों का दोस्तों क्या होता है, योग होता है, ठीक है। कुल पदों का योग और बटा में जो होता है दोस्तों इसको भी आप याद रखिएगा कि कुल पदों की संख्या होता है, ठीक है। कुल पदों की संख्या होता है, ठीक है। कुल पदों की संख्या, ये प्रश्न जो है दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, कुल पदों का योग, और बटा में होता है दोस्तों कुल पदों की संख्या। और दोस्तों ये माध्य पूछा है, और माध्य मतलब औसत ही होता है, ठीक है। और पहले लिखा है कि प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं, तब प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्या क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब हमको यहाँ से औसत निकालना है। तो देखिए
कहा कि कुल पदों का योग, तो दोस्तों इसको आप जोड़ लीजिएगा। तो कुल पदों का योग हमारा कितना है 1 प्लस के 2 लिख लेंगे प्लस 3 लिख लेंगे, ये हमारा कुल पदों का योग हो जाएगा। और नीचे में इसका होता है दोस्तों कि कुल पदों की संख्या, तो संख्या कितना है 1 2 3, तो 3 है, तो यहाँ पर हम बटा में 3 लिख देंगे। अब इसको जोड़ लीजिएगा यहाँ से, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, बटा में कितना है 3 है, और यहाँ से काट लीजिएगा दोस्तों, तो कितना टाइम में कट जाएगा 2 टाइम में। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 7वां नंबर। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसा है। ठीक है, देखिए ए और बी है दोस्तों अभाज्य संख्याएं दे दिया है और ए और बी का लसा पूछा गया है, तो ए बी का लसा क्या हो जाएगा दोस्तों ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखिए समझिए, जैसे ए और बी यहाँ पर अभाज्य संख्या दिया गया है। ठीक है, जैसे मान के 2 और 3 दे देता है, 2 और 3 भी दोस्तों अभाज्य संख्याएं हैं कि 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2 और 3 का लसा होगा, तो लसा निकालने के लिए क्या करते हैं आप 2 इंटू 3 कर देते हैं, तो यहाँ पर गुना कर देते तो कितना 6 आ जाता है। तो उसी तरह से दोस्तों ए और बी यहाँ पर अभाज्य संख्याएं दे दिया है, तो ए पहले लिख लेंगे और दोनों को ए और बी का लसा पूछा गया, तो क्या करेंगे ए इंटू बी करेंगे, तो यहाँ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 8 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों जितना भी इस चैनल पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए दोस्तों सारे वीडियो को आप अच्छी तरीके से एनालिसिस करें और उसको आप बार बार रिविजन क्वेश्चन को करते रहें। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम का तैयारी जो हो दोस्तों अच्छा हो सके। ठीक, देखिए 8वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया यहाँ से कि 1 से दोस्तों 100 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से 1 से 100 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग पूछा गया है, तो इसका जो फार्मूला हमारा होता है n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 वाई में 2, ये हमारा दोस्तों प्रकृत संख्या का फार्मूला होता है। ठीक है, और हमारा n कितना दे दिया है 100, तो बस आप यहाँ से इस तरह से इसको बना लीजिए कि n के जगह पर कितना रख देंगे 100 रख देंगे, और n प्लस 1 लिखना है, तो हमारा n कितना है 100, तो इसमें प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको इंटू लिख लेते हैं, प्लस 1 करेंगे तो दोस्तों 101 हो जाएगा, 100 प्लस 1 की जगह तो 101 हो जाएगा ना। अब बटा में कितना लिखा हुआ 2, तो 2 लिख लेंगे, यहाँ से काटिएगा दोस्तों तो कितना टाइम में कट जाएगा 50 टाइम में कट जाएगा, 50 दूनी 100। अब देखिए यहाँ से गुना कर लीजिएगा, 101 गुने के 50 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 5050 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 5050, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा कि जो प्रकृत संख्याओं का योग का फार्मूला होता है दोस्तों वो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, वही फार्मूला पर हम यहाँ पे रखें। n दोस्तों हमारा यहाँ पर कितना है 100 है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हो तब एपी के 3 पद होंगे। देखिए 3 पद आपसे पूछा गया है और इसमें आपको प्रथम पद जो है दोस्तों वो कितना दे दिया है 2, यानी जिसको हम ए से डिनोट करते हैं प्रथम पद को, और सार्व अंतर जिसको हम डी से डिनोट करते हैं दोस्तों वो आपका कितना दे दिया गया है 3। और आपसे पूछा गया कि एपी के 3 पद होंगे, तो देखिए एपी का जो हमारा जो फॉर्मेट होता है दोस्तों इस तरह से होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ए हो गया, फिर इसके बाद ए प्लस डी हो गया, और इसके बाद दोस्तों ए प्लस में 2D हो गया। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, आगे 3D हो जाएगा, फिर 4D हो जाएगा, अब तो इसी तरह से आगे बढ़ेगा। और देखिए हमको 3 पद होंगे यहाँ पूछा गया, तो हम 3 को लिखे हैं, और हमारा ए कितना दिया है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और अगले ए यहाँ पर 2 दिया हुआ है और डी कितना दिया हुआ है 3, तो प्लस में यहाँ 3 लिखेंगे। और फिर देखिए यहाँ से ए कितना दिया हुआ है हमारा 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, और फिर इसके बाद प्लस लिखेंगे, और डी कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर 2 इंटू हम 3 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 देखिए इसी तरह से लिख लिए, और यहाँ तो 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा कि इसको आप टोटल यहाँ पर कितना गुना कीजिएगा तो कितना 6 और 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा जो होगा दोस्तों एपी के 3 पद होंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 2,5,8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एपी का फॉर्मेट होता है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा, ए फिर कॉमा ए प्लस डी फिर कॉमा ए प्लस 2D। ठीक है, अब आगे इसी तरह से बढ़ते जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 10 नंबर।
10 नंबर प्रश्न आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा है कि 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। ठीक है, तो देखिए पहले हमको लसा निकालना है दोस्तों। 2, 10 और 20 का, तो पहले लसा निकालिए। 2 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, इसके बाद 20 लिखा हुआ है। तो लसा लगाइएगा तो कितना टाइम है, 2 टाइम में, तो यहाँ से 1 हो जाएगा और 2 पचे के 10 हो जाएगा और 2 दहे के 20 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से लगाइएगा दोस्तों, तो कितना टाइम में लगाइएगा, 5 टाइम में। यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ 5 दूनी के 10 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमको लसा निकालेंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ 10 दूनी के 20, इसका कितना लसा आ गया दोस्तों, 20 आ गया। ठीक है, और आगे कहा है कि लसा और मसा का अनुपात होगा। तो यहाँ पर अब मसा निकालेंगे, तो देखिए अब मसा हम निकाल लेते हैं। तब मसा यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, तो पहले लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 10। ठीक है, अब यहाँ से लगाइएगा तो कितना टाइम है, 2 पचे के 10, तो यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ से लसा कौन हुआ, 2 हुआ, तो फिर से यहाँ से हम लगाएंगे 2 से एक और बचा हुआ है 20 में, तो 20 में लगाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से फिर से लगाते हैं, तो लगाएंगे तो 2 दहे के 20 हो जाएगा, यानी कि 20 भी हमारा से कट गया। ठीक है, देखो लसा जो आया कितना, लसा जो हमारा आया दोस्तों 20 आ गया और यहाँ जो मसा हमारा आया HCF दोस्तों हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब का अनुपात पूछा गया, दोनों का आपको अनुपात निकालना है। तो यहाँ से आप अनुपात निकाल लीजिए कि पहले आपको क्या लिखना है, लसा। तो लसा हमारा कितना है, 20, तो यहाँ से हम पहले 20 लिख लेंगे और इसके बाद अनुपात यहाँ देंगे और फिर मसा, मसा कितना है 2, तो 2 लिख लेंगे और यहाँ से अनुपात निकालेगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 10:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10:1, सॉरी दोस्तों 10:1 आ जाएगा हमारे यहाँ से लसा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10:1 ना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 10:1 लिखा हुआ है, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से बनाइए, आपका कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में कौन सा होगा अगर त्रिज्या r हो। ठीक है दोस्तों, गोला के जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या r है। दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। कितना होता है, 4πr²। तो ऑप्शन में डी जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि गोले का जो आयतन का फार्मूला होता है वो 4/3πr³ होता है। ठीक है, गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो 4/3πr³। इसको भी आप याद रखिएगा, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा दोस्तों। मैथ का प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा, साइंस का भी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और सोशल साइंस का भी मिलेगा दोस्तों, और हिंदी का भी मिलेगा। ठीक है, और जो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक उपलब्ध है। देखिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएँ हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, मान के लिए 2 परिमेय संख्या लेना है, जैसे हम 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। और इसका बीच में पूछा गया है कि कितना अधिकतम परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो अनंत होगा दोस्तों। ऑप्शन में डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए मान के लिए यहाँ 2 है तो इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2.1 आ सकता है, इसके बाद क्या आ सकता है, यहाँ से 2.2 आ सकता है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों इसको बीच में जो संख्या है वो अनंत आएगा। और 2.1 जो है दोस्तों ये कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है, क्योंकि दोस्तों 2.1 यहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे तो कितना, नीचे में यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर 21/10 दोस्तों p/q के रूप में लिखा रहा है, यानी कि हमारा ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि दोस्तों आपको समझना यही है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन में डी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे आपको समझाएं, देखिए 2 और 3 परिमेय संख्या ले लिए और बीच में इसका 2 और 3 के बीच में दोस्तों 2.1 आएगा, 2.2 आएगा, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। और देखिए इसको दशमलव के चेंज कीजिएगा दोस्तों 2.1 को, तो कितना आ जाएगा, 21/10 आ जाएगा। और 21/10 दोस्तों परिमेय संख्या है, इसी चलते दोस्तों 2 संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नहीं दोस्तों 13 नंबर। समीकरण
युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का है। देखिए दोस्तों, इसमें आपका समीकरण का युग्म दिया गया है 2 गो और आपका इसमें हल पूछा गया कि कौन हल होगा। ठीक है, तो देखिए अद्वितीय हल का जो कंडीशन होता है इसको आप याद कर लीजिएगा कि a1 यहाँ y में दोस्तों a2 होता है और यहाँ पर नोट इक्वल टू क्या, नोट इक्वल टू यहाँ पे होता है b1 और बटा में होता है दोस्तों b2। ठीक है, इसको आप याद कर लें, b2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अनंत हल का जो कंडीशन होता है इसको भी आप याद कर लीजिएगा, a1 और यहाँ पर बटा में दोस्तों a2 होता है और यहाँ पर दोस्तों बराबर b1 और बटा में क्या होता है तो b2 होता है और यहाँ पर दोस्तों बराबर c1 और बटा में c2 होता है। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए कोई हल नहीं का जो कंडीशन होता है दोस्तों वो होता है a1 और बटा में दोस्तों यहाँ पे होता है a2 और नो यहाँ पर बराबर लिखेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे b1 और यहाँ पर लिखेंगे b2 और इसके बाद दोस्तों नोट इक्वल टू c1 बटा के c2 होता है। ठीक है, अब देखिए पूछा गया कि कौन इसमें हल होगा। ठीक है, तो देखिए जो पहला समीकरण में दोस्तों x के साथ लिखा हुआ रहता है वो हमारा a1 होता है। ठीक है, तो देखिए हम ऑप्शन यहाँ पर कोई हल नहीं है उसमें हम पुट करके देखते हैं। तो a1 हमारा पहला समीकरण में x के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो ये हमारा a1 होगा। तो देखिए a1 की जगह पर हम इस पर हम पुट कर रहे हैं दोस्तों जो आपका कोई हल नहीं का जो कंडीशन है उस पर। ठीक है, तो a1 कितना है 2 है और a2 हमारा दोस्तों जो दूसरा समीकरण x के साथ गुना होता है वो होता है। तो दूसरा समीकरण x के साथ गुना कितना है 4, तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे और यहाँ से बराबर रखेंगे। अब b1 दोस्तों हमारा जो पहला समीकरण ये y के साथ गुना होता है वो हमारा b1 होता है। तो b1 कितना हो जाएगा 3 और उसी तरह से देखिए जो दूसरा समीकरण में y के साथ गुना होता है दोस्तों वो हमारा b2 होता है। तो b2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आगे देखिए उसी तरह से जो हमारा c1 होता है दोस्तों पहला समीकरण में जो कांस्टेंट होता है वो हमारा c1 होता है। तो c1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और c2 दोस्तों दूसरा समीकरण में जो कांस्टेंट होता है वो हमारा c2 होता है। यहाँ पर 15 इस तरह से हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से काटिएगा तो कितना टाइम में कट जाएगा 2 दूनी 4, ये भी काटिएगा दोस्तों तो 3 दूनी 6 और यहाँ से काटिएगा तो यहाँ से 5 3 15 और यहाँ पर दोस्तों नोट इक्वल टू लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से हमको किस तरह से निकल के आ गया, देखिए ऊपर में हम लिखते हैं 1/2 आया और इसके बाद यहाँ पर बराबर में 1/2 आया और इसके ऊपर नोट इक्वल टू दोस्तों कितना गया 1/3 आ गया। ठीक है, तो देखिए ये से कौन सा कंडीशन में ये फॉलो कर रहा है, तो कोई हल नहीं है दोस्तों उसमें हमारा फॉलो कर रहा है क्योंकि 1/2 इक्वल टू 1/c और नोट इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में सी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों ये समझ में आपको आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 14 नंबर। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वृत्त की जो परिधि हमारा होता है इसका फार्मूला क्या होता है 2πr होता है और यहाँ पर और इसके बाद बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है और यहाँ पर बोला है दोस्तों कि समान हो, तो समान कब होगा जब हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पर बराबर कर लिए और पूछा है कि तो वृत्त की त्रिज्या होगी, आपको यहाँ से त्रिज्या निकालना है। देखिए पाई से पाई कैंसिल कर देंगे और यहाँ से r से काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 2 r है तो 1 r बच जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों r बराबर हमको यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से r बराबर हमको 2 निकल जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है। तो दोस्तों द्विघात बहुपदों को दोस्तों शून्यंकों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों द्विघात बहुपद के घात की संख्या पूछेगा तो वो भी हमारा 2 होता है। ठीक है, द्विघात बहुपदों को दोस्तों घात की संख्या कितनी होती है तो वो भी हमारा 2 होता है। द्विघात बहुपद पर घात भी दोस्तों 2 ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया था कि द्विघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या कितनी होती है तो हमारा 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए अगला प्रश्न जो हमारा है ये आपका लिए HW के लिए है। ठीक है,
आपको होमवर्क का ये प्रश्न है, ठीक है। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर कौन हमारा होगा, ठीक है। पूछा गया है दोस्तों, एक सीरीज आपको दिया गया है इस तरह से, ठीक है, और का बहुलक होगा, ठीक है। आपको बहुलक पूछा गया है, ठीक है। चारों ऑप्शन में दोस्तों कौन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है। आपका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।